तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रैखिक प्रोग्रामिंग, एक नया चैप्टर। तो आज हम पढ़ेंगे उसके भाग 1। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ेंगे इसकी भूमिका और रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या और उसका गणितीय सूत्रीकरण। तो हम भूमिका में क्या पढ़ेंगे? तो भूमिका में हम पढ़ेंगे रैखिक प्रोग्रामिंग क्या होता है और उसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है, और एक उदाहरण की मदद से इसे समझेंगे। और उसके बाद रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या, इसमें एक हम उदाहरण की मदद से इसे समझेंगे। और उसका गणितीय सूत्रकर मतलब गणित में इसे रैखिक प्रोग्रामिंग को कैसे प्रयोग में लाते हैं और इसका कैसे प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रैखिक प्रोग्रामिंग क्या है। रैखिक प्रोग्रामिंग को लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं इंग्लिश में। तो चलिए रैखिक प्रोग्रामिंग के बारे में देखते हैं। तो गणित में रैखिक प्रोग्रामिंग मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें फलन भी रेखीय होता है तथा शर्तें भी रेखीय होती हैं। तो इसमें जो भी फलन दिया होगा वो रेखीय होगा, मतलब उसमें कुछ बाधाएं होगी, तथा जो भी शर्तें दिए होंगी जो कि समीकाएं व असमीकाएं होती हैं वो भी रैखिक होती हैं। तो एक उदाहरण की मदद से चलिए इसे देखते हैं। तो ये हमारी एनसीईआरटी का है, ये उदाहरण है, आप इसे एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हैं। और मैं एक चीज तो कहना चाहूंगा, अगर आपको एक कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठेंगे तो आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगेगा वो आप कॉपी में लिख सकते हो। तो चलिए इस उदाहरण को देखते हैं। तो इस उदाहरण में दिया गया है एक फर्नीचर व्यापारी दो वस्तुओं जैसे मेज और कुर्सियों का व्यवसाय करता है। तो यहाँ पर हमें एक फर्नीचर व्यापारी के बारे में बताया गया है जो मेज और कुर्सियों का व्यवसाय करता है। तो दिया गया है निवेश के लिए उसके पास रुपये 50,000 और रखने के लिए केवल 60 वस्तुओं का स्थान है। तो उस व्यापारी के पास 50,000 रुपये हैं और उसके लिए जो भी स्थान है वहां पर वो केवल 60 वस्तुएं ही रख सकता है। तो यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। एक मेज पर रुपये 2500 और एक कुर्सी पर रुपये 500 की लागत आती है। तो अगर वह व्यापारी जो कि मेज और कुर्सियों का व्यवसाय करता है, अगर वह एक मेज खरीदता है तो वो 2500 रुपये की आएगी, और अगर वह एक कुर्सी खरीदता है तो रुपये 500 की आएगी। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि 50,000 रुपये में कुछ ही मेज और कुछ ही कुर्सी खरीद सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। वह अनुमान लगाता है कि एक मेज बेचकर वह रुपये 250 और एक कुर्सी बेचकर वह रुपये 75 का लाभ कमा सकता है। तो अगर वह एक मेज बेचता है जो कि उसकी 2500 की आई थी, तो वह रुपये 250 तक कमा लेगा। और अगर एक कुर्सी बेचता है जो कि रुपये 500 की आई थी, तो वह 75 रुपये लाभ कमा सकता है। तो आगे देखते हैं। मान लीजिए कि वह सभी वस्तुओं को बेच सकता है, उसने जो भी खरीदा वो सभी को बेच सकता है, यहाँ पे दिया गया है जिनको भी वह खरीदता है। तब वह जानना चाहता है कि कितनी मेज एवं कुर्सियों को खरीदना चाहिए ताकि उपलब्ध निवेश राशि पर उसका सफल लाभ अधिकतम हो। तो एक व्यापारी है जो 50,000 रुपये उसके पास है और वह केवल 60 वस्तुओं के लिए स्थान रखता है। उसके पास केवल 60 वस्तुओं के लिए स्थान है, और 2500 रुपये की एक कुर्सी आती है और 500 रुपये की एक नहीं 2500 रुपये की एक मेज आती है और 500 रुपये की एक कुर्सी आती है। एक मेज बेचकर उसको 250 का फायदा होता है और एक कुर्सी बेचकर उसको 75 का लाभ फायदा होता है। तो अभी हमें यहाँ पर उसका निवेश राशि पर उसका सकल लाभ अधिकतम पता करना है। तो इस उदाहरण में हमने ध्यानपूर्वक देखा कि इस उदाहरण में दो चीजें बहुत ही ध्यानपूर्वक देखने लायक हैं, जिसे हमने नीचे लिखा हुआ है। तो इसे चलिए देखते हैं। तो पहला है, व्यापारी अपनी धनराशि को मेज तो जो या कुर्सियों या दोनों के संयोजन में निवेश कर सकता है। जो व्यापारी है उसके पास 50,000 रुपये हैं, तो वह उसे मेज भी खरीद सकता है और कुर्सी भी खरीद सकता है। जो भी उसका मन करे वो कुछ भी खरीद सकता है, जैसे उसका मन करे। इसके अतिरिक्त वह निवेश के विभिन्न योजनात्मक विधियों से विभिन्न लाभ कमा सकता है। तो अगर वह जितनी कुर्सियां खरीदता है या फिर जितनी मेजें खरीदता है, उस हिसाब से उसका लाभ प्राप्त होगा उसे। तो चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, जिसमें दिया गया है कुछ अधिक महत्वपूर्ण स्थितियों या विरोधों का भी समावेश है। जैसे उसका निवेश अधिकतम रुपये 50,000 तक सीमित है तथा उसके पास अधिकतम 60 वस्तुओं को रखने के लिए स्थान उपलब्ध है। तो हम जैसे कि इसकी परिभाषा में देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर उसके पास 50,000 रुपये हैं
और उसके पास अधिकतम 60 वस्तुओं को रखने के लिए स्थान उपलब्ध है। वो हमारे यहाँ पे शर्तें जो कि समीकरण व असमीकरण के लिए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हम यहाँ पर इस उदाहरण के रूप में, तो चलिए मान लीजिए कि वह कोई कुर्सी नहीं खरीदता, केवल मेजों को खरीदने का निश्चय करता है। इसलिए वह 50,000 रुपये, जो कि एक मेज है अपनी 2500 रुपये की, तो इस हिसाब से वह 50,000 भागे 2500 मतलब 20 मेजों को खरीद सकता है। उसने कोई कुर्सी नहीं खरीदी और केवल मेज खरीदी है, तो उसने 20 मेजों को खरीद सकता है। इस हिसाब से इस स्थिति में उसका सकल लाभ, तो एक मेज को खरीदने के लिए उस अपने प्रश्न में दिया गया था 250 रुपये। एक मेज को खरीद कर 250 रुपये का लाभ कमा सकता है। तो अगर उसने 20 मेज खरीदी और 20 मेजों को बेच दिया, तो 250 × 20 मतलब उसको 5,000 का लाभ होगा। तो आगे देखिए, तो मान लीजिए कि वह कोई मेज न खरीद कर केवल कुर्सियों को खरीदने का चयन करता है। मान लो उसने कोई मेज नहीं खरीदी और केवल कुर्सियों को खरीदा, तो तब वह अपनी उपलब्ध राशि जो कि 50,000 है, उसकी उसमें 50,000 भागे 500 मतलब 100 कुर्सियों को ही खरीद सकता है। परंतु वह केवल 60 नगों को ही रख सकता है। हमें क्वेश्चन में एक समीकरण दिया गई थी कि वह केवल 60 वस्तुओं को ही रखने के लिए उसके पास स्थान है, तो वह 100 कुर्सी नहीं खरीद सकता, केवल सी 60 कुर्सी ही खरीद सकता है। तो इस हिसाब से उसका सकल लाभ, तो एक कुर्सी को बेचने पर उसका लाभ हो रहा था 75 रुपये। तो 60 कुर्सियों को बेचने पर उसका लाभ कितना होगा, जो कि निकालेंगे अपन 60 × 75 मतलब 4500 रुपये होगा। तो जैसे कि उसने मेज खरीदी तो उसका लाभ अलग हुआ, और कुर्सी खरीदी तो उसका लाभ अलग हुआ। ऐसे ही वह मेज और कुर्सी दोनों को खरीदेगा तो उसका लाभ अलग होगा। तो इस प्रकार ऐसी ही और बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो उदाहरण के लिए मान लो मैंने माना उसने 10 मेज और 50 कुर्सी खरीदने का चयन किया, तो जैसे कि उसके पास 60 वस्तुएं रखने का ही स्थान उपलब्ध है, तो 10 मेज और 50 कुर्सी वह खरीद सकता है। तो इस स्थिति में उसका सकल लाभ, तो सकल लाभ अपन निकालेंगे। मेज 10 मेज उसने खरीदी, एक मेज को खरीदने पर उसको कितने का फायदा हुआ, 250 रुपये का। तो 10 × 250 और जोड़ेंगे अपन इसको 50 कुर्सियां, 50 कुर्सी, एक कुर्सी खरीदने पर उसको कितने का लाभ हो रहा था, 75 रुपये का। तो 50 × 75 जो कि अपना टोटल 6250 रुपये हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर केवल कुर्सी खरीदनी थी तो लाभ 5,000 हो रहा था, और केवल मेज खरीदी थी तो लाभ 4500 हो रहा था। और उसने जब दोनों दोनों कुर्सी और मेज, जो कि मतलब बहुत सारी संभावनाओं के हिसाब से खरीद सकते हैं, उनके उसके हिसाब से लाभ 6250 हो रहा था। तो इससे हमें क्या पता चलता है, तो अतः हम ज्ञात करते हैं कि फर्नीचर व्यापारी विभिन्न चयन विधियों द्वारा अपनी धनराशि का निवेश कर सकता है। उसके पास जो 50,000 रुपये, वह उससे मेज भी खरीद सकता है, कुर्सी भी खरीद सकता है, मेज और कुर्सी दोनों भी खरीद सकता है। जैसे अभी बताया कि 10 मेज और 50 कुर्सी भी खरीद सकता है। मान लो वो 20 मेज और 30-40 कुर्सी, 30 मेज 30 कुर्सी ऐसे कितना भी खरीद सकता है। तो अब इसमें समस्या क्या है, समस्या यह है कि उसे अपनी धनराशि को अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए किस प्रकार निवेश करना चाहिए। उसके पास 50,000 रुपये हैं, एक व्यापारी अपना अधिक से अधिक लाभ ही देखेगा, तो वह अपने 50,000 रुपये से कितनी मेज और कितनी कुर्सी खरीदे कि उसको अधिकतम लाभ प्राप्त हो। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें समस्या का गणितीय सूत्रीकरण करने का प्रयास करना चाहिए। तो जो कि 50,000 रुपये हैं, उससे हमें अधिकतम लाभ प्राप्त करना है। तो चलिए देखते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, तो आज हमने जो भी पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ी थी भूमिका। तो भूमिका में हमने देखा था कि रैखिक प्रोग्रामिंग क्या है व उसका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। तो उसका प्रयोग जैसे कि आपने देखा व्यापारियों को अधिकतम लाभ देने में, अब फिर बहुत सारी जगहों पर होता है। और इसके आगे हमने देखा था रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या और उसका गणितीय सूत्रकरण। तो यहाँ पर एक व्यापारी फर्नीचर व्यापारी के उदाहरण के तरीके से हमने रैखिक प्रोग्रामिंग की समस्या सॉल्व की, और उसका गणितीय सूत्रकरण मतलब उसका गणित में कैसे प्रयोग करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने देखा था एक फर्नीचर व्यापारी के बारे में जिसके पास 50,000 रुपये हैं और रखने के लिए केवल 60 वस्तुओं के लिए स्थान है। तो और इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। तो यहाँ पर एक मेज जो कि 2500 रुपये की है, और एक कुर्सी जो कि 500 रुपये की लागत से आती है।
तो वह 50,000 रुपये से कुर्सी भी खरीदेगा और मेज भी खरीदेगा। तो वह अनुमान लगाता है कि एक मेज को बेचकर वह 250 और एक कुर्सी को बेचकर वह 75 का लाभ कमा सकता है। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि वह कुर्सी भी खरीदेगा और केवल मेज मेज भी खरीदेगा, तो उसको कैसे अधिक से अधिक लाभ हो रहा है। और यहाँ पर वह 10 मेज या फिर 50 कुर्सी का चयन भी कर सकता है। ऐसी बहुत सारी संभावना है। मतलब अभी तो केवल 50,000 पर है। मान लो उसके पास होता कि 1,000 वस्तु रखने का स्थान है, उसके पास राशि है 5 लाख की या फिर 50 लाख की, तो इतनी संभावनाएं हो जाती कि अब वो अपन ऐसे नहीं देख सकते। तो वहां पर हमें रैखिक प्रोग्रामिंग का यूज करना पड़ता है, जिससे हमें अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। तो इसमें हमने देखा था कि वह सभी वस्तुओं को बेच सकता है, तो वह जितनी भी वस्तुएं खरीदेगा सबको बेच सकता है। तो वह जानना चाहता है कि कितनी मेज एवं कुर्सियों को खरीदना चाहिए ताकि उपलब्ध निषेध राशि पर उसका सकल लाभ अधिकतम हो। तो सकल लाभ वो अपने अपने सकल लाभ को अधिकतम करना चाहता है। तो इस उदाहरण में हमने देखा था कि व्यापारी अपनी धनराशि या मेज या कुर्सियों या दोनों के संयोजन में निवेश कर सकता है। वह व्यापारी अपनी उसके पास जो धनराशि है 50,000, वह उससे मेज भी खरीद सकता है और कुर्सियां भी खरीद सकता है। इसके अतिरिक्त वह निवेश के विभिन्न योजनात्मक विधियों से विभिन्न लाभ कमा सकेगा। तो अगर वह मेज भी बेचेगा और उसकी कुर्सी भी बेचेगा तो दोनों में उसे लाभ प्राप्त हो रहा है। जैसे एक मेज बेच का उसको 250 रुपये और एक कुर्सी बेचने से उसको 75 रुपये का लाभ कमा सकेगा। तो चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, जो कि है अपना कुछ अधिकृत महत्वपूर्ण स्थितियों या व्यवरोधों का भी समावेश है। जैसे उसका निवेश अधिकतम ₹50,000 तक सीमित है तथा उसके पास अधिकतम 60 वस्तुओं को रखने के लिए स्थान उपलब्ध है। तो यहाँ पर वह जितनी मेज और कुर्सियां खरीदता है उसके पास केवल 60 वस्तु रखने के लिए स्थान है। तो वह मान लो मेज मेज को चलो मान लेते हैं वो एक्स मेज खरीदता है और बाई कुर्सी खरीदता है। तो यहाँ पर अपन एक्स जोड़ बाई को अपन को 60 या फिर 60 से कम रखना है, तो ये अपना निवेश हो जाएगा। तो ऐसे अपन को निवेश निकालने हैं, जो कि अपनी शर्तें समीकाएं और असीमिकाएं होती हैं। तो और यहाँ पे उसके पास राशि है 50,000 की। तो उसका ये जितनी भी कुर्सी या फिर मेज खरीदा है उसका राशि 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी अपना एक निवेश है। तो अपने को निवेश पे विशेषताएं ध्यान रखना है ताकि शर्तें समीकाएं जो कि असमीकाएं हैं वो रैखिक हो सके, तो जिससे अपने फलन भी बन जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमने केवल और केवल कुर्सी कुर्सी और केवल मेज खरीद के भी इस उदाहरण को देखा कि उसको कितना लाभ हुआ। जहाँ पर केवल मेज को खरीदने से उसका लाभ 5,000 हो रहा था और केवल कुर्सियां खरीदने से उसका लाभ 45 हो रहा था। अब आप सोचो कि कुर्सी खरीदने पर तो उसको ज्यादा लाभ होना चाहिए, लेकिन वो उतनी 100 कुर्सी खरीद सकता है पर 100 कुर्सियां रख नहीं सकता क्योंकि उसके पास केवल 60 कुर्सी मात्र रखने का बाध्य है। तो यहाँ पे बाध्य का भी अपने को ध्यान रखना है। तो चलिए, ये तो आपने देख लिया कि ऐसी बहुत सारी संभावनाएं हैं। जैसे कि 10 मेज और 50 कुर्सियां, और यहाँ पर 5 मेज और 55 कुर्सियां, ऐसी बहुत सारी हो सकती हैं। और यहाँ पर उसका सकल लाभ भी विभिन्न तौर से चेंज भी हो सकता है। तो अतः हम ज्ञात करते हैं कि फर्नीचर व्यापारी विभिन्न चयन विधियों द्वारा अपनी धनराशि का निवेश कर सकता है और विभिन्न निवेश योजनाओं को अपनाकर विभिन्न लाभ कमा सकेगा। तो यहाँ पर जितनी भी मेज और कुर्सियां खरीदेगा, जितनी भी संभावनाएं होंगी, उनसे वो अधिक अलग अलग लाभ कमा सकेगा। तो अब यहाँ पर हमें रैखिक प्रोग्रामिंग का प्रयोग कहाँ करना है। तो यहाँ पे जितनी भी संभावनाएं हैं उन सारी संभावनाओं में से जो अपने को अधिकतम लाभ दे रही होगी, जैसे यहाँ पे 10 मेज और 50 कुर्सियां खरीदी, मान लो 11 मेज और 49 कुर्सियां, ऐसी जितनी भी संभावनाएं होंगी सबको रैखिक प्रोग्रामिंग की मदद से अपन सारी कम संभावनाओं संभावनाओं में से जो भी अधिकतम लाभ अपने को दे रहा होगा वो अपन पता कर सकेंगे। तो अ, यहाँ पर हम लोग को अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से निवेश करना चाहिए, जो कि अपने को रैखिक प्रोग्रामन से पता चलेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें समस्या का गणितीय सूत्रकरण करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। तो आज हमने यही पढ़ा, रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या, उसका गणितीय सूत्रकरण व इसकी भूमिका। तो आगे हम क्या पढ़ेंगे? आगे हम पढ़ेंगे समस्या का गणितीय सूत्रकरण, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि 50,000 कुर्सियां हैं
इन सभी को अपन फलन कैसे बनाएंगे, और जहाँ पे वो वस्तुओं उसके पास 60 वस्तुएं रखने का स्थान उपलब्ध है, तो उनको समीकाएं और जो असमीकाएं हैं उनका फलन कैसे बनाएंगे, व उन फलन का कैसे सॉल्व करेंगे, और कैसे अपन उसका अधिकतम लाभ प्राप्त करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज समझ में आया होगा। थैंक्स।